Great. Good evening, guys. I'm Kanchan Gupta from the UGC Education Paper 2. So here we have discussed the Western School of Philosophy, जिसमें हमने idealism complete किया, realism complete किया है. Do watch that video because इसमें बहुत सारे concept आपके clear हो जाएंगे. So आज जो हम clear करने वाले हैं वो हम naturalism, pragmatism और जितना अगर हमसे हुआ तो Marxism भी ले लेंगे. तो mostly फोकस ये रहेगा कि हम लोग थोड़ा लें लेकिन अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें, एक एक चीज़ को उसमें डिस्कस कर लें ताकि आप एट द मोमेंट सिर्फ ये वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें ये वाले, और आपको फटाफट से सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। चाहे आप उसे जल्दी से देखें, चाहे उसको आप अच्छे से जो है धीरे धीरे करके देखें, रात में देखें, जैसे भी देखें, मोटिव यही रहेगा कि लास्ट मोमेंट पर आप इस लेक्चर्स को देखें ताकि आपकी सारी चीज़ें जल्दी से रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आता है और उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। प्लस ये ऐसा टॉपिक है जितना आप बार बार पढ़ोगे उतना अच्छा से आपको ये रिवाइज भी हो जाएगा। प्लस इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे, जो कि आपको बार बार पढ़ने से और बार बार समझने से ही जो है क्लियर होंगे। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं इसको आज स्टार्ट। तो लेते हैं सबसे पहले हम नेचुरलिज्म। तो मैं जल्दी से अपनी यस, सो हियर इज द नेचुरलिज्म। ठीक है, नेचुरलिज्म में सबसे पहले हमें ये होगा कि इसमें नेचर को ही सब कुछ माना है, कि नेचर ही है जो बच्चों को सिखाएगा और नेचर ही है जो सही गलत का रास्ता दिखाएगा। दे डोंट बिलीव इन द स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म उनके लिए कुछ नहीं था। इसके जो एक्सपोनेंट रहे थे वो रहे थे इसके एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। सबसे पहले सोक्रेट्स एंड देन उसके जो थे प्लाटो, एंड उनके बाद जो आए थे वो थे एरिस्टोटल, जो डिफरेंट फिलोसफीज के थे। फिर ऑगस्ट कॉम्टे थे, ठीक है, बैकन है, ये जो नेचुरलिज्म को फोकस करते हैं। हक्सली हैं या स्पेंसर हैं, ठीक है, या पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी है, एंड रूसो जो नेगेटिव एजुकेशन जिन्होंने दिया है, रूसो है या बटलर है, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन नेचुरलिज्म। लेकिन ऐसा नहीं है दे सेम बिलीव कि नेचर ही सब कुछ है। इसमें भी काफ़ी फॉर्म्स मिलती हैं, जैसे मैकेनिकल है या नेचुरलिज्म है या बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, तो हर किसी का फोकस अलग अलग रहता है। इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फादर हैं। फादर जो है वो है एमाइल जोला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी। तो ही उन्होंने कहा कि एम्फेसाइज दैट इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो है ऑन ह्यूमन नेचर और उसके एक्शन पे बहुत ज़्यादा असर होता है। किसका? उसकी हेरिडिटी का भी होता है प्लस एनवायरनमेंट का, दोनों का ही असर जो है ह्यूमन नेचर पे होता है। प्लस ये कॉन्सेप्ट दिया, ये दे फॉर्मली बिलीव कि जो रियलिटी है, जो ये हमारी जो नेचर की रियलिटी है, जो हमारे सच जहाँ छुपा है, वो कहाँ छुपा है? लाइज इन द नेचर ऑफ मैटर, लाइज इन नेचर ऑफ मैटर, मैटर में छिपा है। ठीक है, जो इसमें नेचुरलिज्म को बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं कि रियलिटी नेचर में ही छुपी है। जो रियलिटी है वो एब्सोल्यूट नथिंग बियॉन्ड नेचर, नेचर के बाहर कुछ भी नहीं है। और जो नेचर है उसमें क्या चलता है? लॉज ऑफ नेचर, कि जो भी है, जो सब कुछ है, द लॉज ऑफ नेचर है। इट एम्फेसाइज जो फिजिकल वर्ल्ड है, मैटर है, दीज आर ऑल, कि जो फिजिकली प्रेजेंट आपको दिख रहा है वही सब चीज़ें मैटर करती हैं। जो नेचुरल सेल्फ है वो सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। यहाँ जो फोकस रहता था वो रहता है नेचुरल जो है इस पे, नेचुरल नेचर की चीज़ों पे, मतलब नेचुरल सेल्फ पे, कि आप रियल सेल्फ कह लो या उसको नेचुरल सेल्फ कह लो, उस चीज़ पे इनका फोकस था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली रियल वर्ल्ड। दे बिलीव इन द मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज वी कैन टच इट एंड वी कैन टेक इट ऐसा फ्रॉम द, हम लिस्ट में से ले सकते हैं, बट दे डोंट बिलीव इन द स्पिरिचुअलिज्म, जैसे कि मैंने बोला, दे बिलीव इन द मटीरियल थिंग्स। ठीक है, दे डिनाइज द एग्जिस्टेंस, उन्होंने बोला डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ, किस चीज की? एग्जिस्टेंस ऑफ बियॉन्ड नेचर। बियॉन्ड नेचर मतलब नेचर के परे कुछ भी नहीं है, अब नेचर के परे, इसीलिए दे डिनाइज द स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो, कि मटेरियल वर्ल्ड है जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। सो नेचुरलिस्ट जो थे सी द थिंग्स एज दे आर, जैसी चीजें हैं एज दे
हाँ, जो थिंग्स जैसे हैं उन्हें वैसे ही लेना उनका था। एंड उन्होंने कहा देयर इज इनहेरेंट गुडनेस इन मैन, जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, वो ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग के अंदर है। इन मैन देयर इज एन इननेट कैपेसिटी है फॉर मोरालिटी एंड मैन इज अ बॉर्न रैशनल है। सो नेचुरलिस्ट कहते थे कि दे हैव आइडियलाइज्ड मैन, वो ऐसे ही पैदा हुआ है, सो नेचर उसको सिर्फ निखारती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम जो कंप्लीट इन इटसेल्फ है, कि जो ह्यूमन है, जो नेचर है, नेचर नेचर इज कंप्लीट इटसेल्फ, अपने आप में पूरी कंप्लीट है, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही कंप्लीट है। इट डजंट रिक्वायर अस टू हैव इंसाइट और इंट्यूशन टू अंडरस्टैंड दैट नेचर। उसने कहा कि डजंट नीड इंट्यूशन, हमें किसी इंट्यूशन की जरूरत नहीं है उसको समझने के लिए। नेचुरलिज्म बिलीव करता था कि जो एक माइंड है इज एन एक्सीडेंट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि एक्सीडेंटली आप चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हो, इवॉल्यूट कर लेते हो, इवोल्यूशन की तरफ चले जाते हो, तो वो एक्सीडेंटली होता है। ना इट कैन बी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि जो माइंड है इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज, माइंड इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेज जो है वो हमारे नेचर में छिपी है। ठीक है, जिसमें हमने मैकडुगल ने, डार्विनिज्म ने, इन सब ने अपनी थ्योरीज में जो है नेचर के बारे में बात की है। रूसो कहते हैं कि नेचुरलिस्टिक जो एम ऑफ एजुकेशन होता है इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, कि बहुत, जो अगर हम करिकुलम की बात करें, नेचुरलिस्टिक करिकुलम की बात करें, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है। हम्म। अब नेचुरलिज्म में और क्या क्या है, जैसे नेचुरलिज्म मैंने कहा सेल्फ सफिशिएंट है, बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है, नेचुरल लॉज पे जो है वो चलती है, मटेरियल वर्ल्ड को भी गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज, एंड मैन हु इज द क्रिएचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड मस्ट सबमिट टू दोज लॉज। वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लॉज बनाए गए हैं, नेचर ने कुछ लॉज बनाए हैं, उस पर दुनिया चलती है। ठीक है, उस पर जो है दुनिया चलती है। चलिए इसके फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। इसके फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे रूसो कहते हैं, रूसो डिफाइन करते हैं नेगेटिव एजुकेशन को, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं फिर, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, फिर फॉर्म्स पढ़ते हैं इसकी। यस, सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रूसो। दे हैव गिवन नेगेटिव। अब नेगेटिव एजुकेशन क्या है? नेगेटिव एजुकेशन है कि वन टेंड्स टू परफेक्ट दी ऑर्गन्स एंड दैट आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज। सिर्फ नॉलेज से ही हम अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो कोई नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं डज नॉट मीन कि खाली बैठे रहो या बुक से दूर रहो, या इट डज नॉट गिव यू अ वर्च्यू ऑल्सो, इट प्रोटेक्ट्स ओनली फ्रॉम द वाइज एंड इट डज नॉट इनकलकेट ट्रूथ, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एरर्स। ऐसा नहीं, नेगेटिव एजुकेशन में उन्होंने कहा कि जब हम नेचर से एजुकेशन पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमें सच के रास्ते पे इनकलकेट करता है, बल्कि ये हमें गलतियां करने से भी रोकता है। इट डिस्पोज द चाइल्ड टू टेक द पाथ दैट विल लीड हिम टू द ट्रूथ। ये जो नेचर है ना, नेचर, ये हमें एक रास्ता दिखाता है, ये ह्यूमन को एक रास्ता दिखाता है जिसपे हमें चलना है और जिससे हमें सच की प्राप्ति होगी, जिससे हमें सच पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है। अब इसका बेसिक हमने जब इसका प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, बेसिक अगर हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो क्या प्रिंसिपल्स हैं नेचुरलिज्म के, बताओ। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिएगा नेचुरलिज्म के कि द वर्ल्ड इज अ नेचुरल क्रिएशन। क्या है? वर्ल्ड इज द नेचुरल क्रिएशन। नेचर ने बनाया है, फिजिकल वर्ल्ड ही है जो सच है ना, फिजिकल वर्ल्ड, नो स्पिरिचुअल वैल्यूज, क्योंकि बियॉन्ड नेचर कुछ भी नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल अंदर, सॉल इज अ कॉन्शियस है, मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस है। मैन एक परफेक्ट क्रिएशन जो है नेचर ने बनाई है। ठीक है, पर्पस जो है, पर्पस इंसान का, अगर हम पर्पस की बात करें तो वो है लिव लाइफ, लाइफ को अच्छे से जीना, हैप्पीली जीना।
ठीक है, नेचुरल लिविंग इज द बेस्ट कंफर्टेबल लाइफ सपोर्ट की थी। दे डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अल्टीमेट रियलिटी वही फिजिकल वर्ल्ड है, कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है। और मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। मोनिस्टिक कौन सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नेचर को ही सपोर्ट कर रहे हैं ना। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। बार बार कहते हैं कि नेचर को फॉलो करो, फॉलो नेचर, इनका बार बार मोटो रहता है फॉलो नेचर। नेचर को फॉलो करो, जो इनेट नेचर है ऑफ द चाइल्ड का शुड बी डेवलप्ड इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। जो भी उस बच्चे का अंदरूनी एनवायरनमेंट है उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें बढ़ाना है। किसी आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर जैसे कि स्कूल, हमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बच्चे को नहीं देना है। जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो इम्पल्सेस हैं, जो इमोशंस हैं, दैट शुड बी कम नेचुरली। क्या है, जो भी इमोशंस बच्चे के अंदर हैं, जो भी इंस्टिंक्ट्स हमें बच्चों को दिखाने हैं, या जो भी इम्पल्सेस हैं, दैट ऑल शुड बी नेचुरली कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। साथ ही साथ इन्होंने जो है बोला पेडोसेंट्रिज्म। पेडो सेंट्रिज्म एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में, जिसके अंदर कहा कि ये चाइल्ड हिमसेल्फ है, मतलब बच्चा अपने आप ही सीखता है। तो रादर देन एजुकेटर या स्कूल या बुक या सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो बच्चा खुद ही सीखता है। तो ये पेडोसेंट्रिज्म है, यानी कि बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक फ्रीडम की बात है, वो भी नेचुरलिस्टिक है कि बच्चा अगर मान लीजिए खूब फ्रीडम होती है, बच्चा गिर भी जाता है तो कोई उसे पकड़ेगा नहीं, उसको वहाँ पे खुद खड़ा होना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चाइल्ड शुड ग्रो फ्रीली अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड पेस विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एडुकेटर एंड पेरेंट्स। किसी भी तरह का उनको इंटरफेरेंस नहीं मिलता। तो यहाँ पर मोस्टली जो है ऑटो एजुकेशन है, या प्ले वे मेथड है, या सेंस की ट्रेनिंग है, सेंसेस की ट्रेनिंग है, या कोई सेल्फ डिसिप्लिन है, या हम यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग बच्चों को करके दिखाते हैं, ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो बच्चा खुद ही फेस करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी एजुकेशन। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे फॉर्म्स पे। यस, सो वी आर डूइंग द फॉर्म्स। फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है फिजिकल नेचुरलिज्म। फिजिकल नेचुरलिज्म, अब ये क्या है। दिस फॉर्म बिलीव करता है कि जो लॉ ऑफ फिजिकल नेचर है गवर्न करता है लॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ को। इन्होंने बोला जो हमारे लॉज बने हुए हैं नेचर के, लॉ ऑफ फिजिकल नेचर, ये हमारी लाइफ को, ये हमारी लाइफ के जो लॉज बने हुए हैं, लॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसको क्या करता है, गवर्न करता है। वो बताता है कि एक मनुष्य को, एक ह्यूमन को क्या करना है। सो रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर कोई रियलिटी नहीं है। इट इज रादर आउटसाइड हिम इन द नेचुरल यूनिवर्स। टैगोर ने भी कहा था कि नेचर जो है एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, कि टैगोर ने भी कहा कि जो नेचर है, नेचर इज द मैन्यूस्क्रिप्ट, नेचर इज द एज द नेचर एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ गॉड। तो इन्होंने कहा हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे अंदर सच नहीं है फिजिकल, क्योंकि इन्होंने बोला है। तो कहा कि रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द इंडिविजुअल, इट इज रादर आउटसाइड हिम, एंड जिसमें हम नेचुरल यूनिवर्स का नाम देते हैं। तो इट शुड बी अकॉर्डेंस विद द नेचुरल लॉज, ऑल थिंग्स दैट शुड बी गवर्न्ड बाय, वो है नेचर। वो है नेचर का फिजिकल होना। फिजिकल नेचुरलिज्म वही कहलाता है जब वो लॉ ऑफ जो है फिजिकल नेचर यहाँ पे गवर्न करता है। सो फिलोसफी थ्रो मैन इनटू द बैकग्राउंड, नेचर क्या करता है, इंसान को, मैन को बैकग्राउंड में डालता है एज सच, एंड इट हैज नॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो मतलब जो वो खुद है, नेचर खुद लोगों को सिखाता है, और मैन को यानी कि एक ह्यूमन लाइफ को बैकग्राउंड में छोड़ देता है, और खुद नेचर जो है आगे लीड करता है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल नेचुरलिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंडली अगर हम कहें मैकेनिकल,
जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म होता है उस तरह का जो फॉर्म है कि मैन को एज अ मेयर मशीन की तरह यहाँ पे समझा गया है, मैन को एज मेयर मशीन, की मैन तो सिर्फ एक मशीन है क्योंकि इसके अंदर जो है देयर इज नो स्पिरिट और सोल, ओनली मैटर इज एवरीथिंग। ठीक है, इन्होंने कहा कोई सोल नहीं, ठीक है, कोई सोल नहीं और कोई स्पिरिट नहीं, सिर्फ मैटर, सिर्फ मैटर ही है जो सब कुछ है। माइंड इज ऑल्सो अ मैटर, सो विच इज मेड अप ऑफ एटम्स, एम्प्टी स्पेस एंड मोशंस। तो माइंड को इन्होंने थोड़ा प्रेफरेंस दिया कि माइंड एक मैटर है, सो मैटर कीप्स ऑन मूविंग एंड चेंजिंग, सो दिस चेंज इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ फिजिकल साइंस। तो यहाँ पे किसको महत्व दिया गया, यहाँ दिया गया था मैटर को, कि मैटर ही सब कुछ है, बिकॉज जो मैटर है वो क्या है, मैटर में अगर कोई भी चेंज हुआ है, बिकॉज पहले सबसे पहली बात है ये चेंज, इसका जो नेचर है वो चेंजिंग नेचर है, मैटर का जो नेचर है वो चेंजिंग नेचर है, जिसको कौन गवर्न करता है, उस चेंजेस को कौन लेके आता है फिजिकल, यानी कि कौन लेके आता है, लॉ ऑफ फिजिकल नेचर, इसको बोला जाता है मैकेनिकल नेचुरलिज्म। इसमें था लॉ, हमारे हमें ह्यूमन बीइंग को लॉ ऑफ फिजिकल नेचर चलाता है। यहाँ पर मैटर में कोई भी चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सोल या स्पिरिट का महत्व नहीं है, यहाँ पे मैटर का महत्व है मैकेनिकल नेचुरलिज्म में, जिसमें आने वाली जो चेंजेस हैं उसको गवर्न कौन करता है, लॉ ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, मैन जो है एक तरह की मशीन है, और मैन को इन्होंने मैटर बोला है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि आदमी को, ह्यूमन को चलाने वाली उसके फिजिकल साइंस है। ही हैज नो क्रिएटिव कैपेसिटी, मैन हैज नो क्रिएटिव कैपेसिटी, पर्पस और डायरेक्शन। सो इनका जो मेन फोकस रहता है कि मैन को हमें ट्रेन करना है एज अ गुड मशीन की तरह। ठीक है, इसमें जो फोकस रहता है कि वो क्या रहता है, ट्रेन करना है हमें ह्यूमन बीइंग को, हमें उसको एज अ मशीन समझना है, मैन को टेक इट एज अ मशीन या टेक इट एज अ मैटर, जो उसमें होने वाले चेंजेस हैं वो हमारे मैकेनिकल जो है उसमें आते हैं। क्लियर, ये दो क्लियर हो गए, फिजिकल एंड मैकेनिकल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लेक्चर लगता है आपको मेरा। If you want to ask me some questions, you can freely ask me in comment section. So आ जाइए थर्ड पे, दिस इज द बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। ठीक है, अब बायोलॉजिकल में कहता है कि मैन के पास जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, टेम्परामेंट हैं, जो उसके बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर जो बिहेवियर है इज अकॉर्डिंग टू आवर इंस्टिंक्ट्स वी फील हैप्पी, इफ नॉट वी अनहैप्पी। तो हमारे अंदर इस तरह के इमोशंस हैं। Education should try to sublimate these natural impulses for socially desirable ends. That means वो ये कहना चाहते हैं बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म में कि जो भी हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, है ना, क्योंकि बॉडी जो है ही हैज इन कॉमन, ये हमारे बारे में कहते हैं कि हम कुछ अगर गलत फील करते हैं तो वी आर अनहैप्पी, मतलब हम इमोशंस को दिखाते हैं, तो वो इमोशंस जो है वो नेचुरली क्या हो जाए, सोशली डिजायरेबल हो जाए, कि सोसाइटी जिन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म में आता है कि हमारे जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं वो नेचर के अकॉर्डिंगली ढल जाएं। ठीक है, तो उनको कहेंगे हम बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। और ये जो था ये डार्विनिज्म, जो है डार्विन आपने सुना होगा, उनके कॉन्सेप्ट पे है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो नेचर के अकॉर्डिंगली ढल जाएं, उसमें सबलाइमेट हो जाए, द वर्ड इज सबलाइमेट। सो इसीलिए हमने यहाँ पे उन्होंने बोला, आपने सुना होगा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब अगर आपको जीना है तो उसमें फिट होना पड़ेगा, नेचर के अकॉर्डिंगली आपको ढलना पड़ेगा। यही चीज वो बार बार बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि ह्यूमन नेचर को जो है आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। जैसे इसमें अगर हम की पॉइंट पढ़ते हैं तो वो आएगा अडेप्टेशन
टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना। फिर है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की स्ट्रगल करना, या वही सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जैसे मैंने आपको अभी बोला। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल में आता है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। क्लियर? चलें आगे। मैकेनिकल हो चुका हमारा, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम पढ़ ही चुके हैं कि रियलिटी है, जो उसमें सच है। अगर हम अगर इसमें हम मेटाफिजिक्स की बात करें, यानी कि इसमें अगर हम रियलिटी सोचें तो यही है कि मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली रियल वर्ल्ड है, तो वही रियलिटी है। मेटाफिजिक्स क्या है? मटेरियल वर्ल्ड है, कि बिहाइंड एवरीथिंग नेचर है, डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उन्होंने गॉड को डिनाई कर दिया। इट इज सेल्फ डिटर्मिन्ड है एंड गवर्न्ड बाय इट्स लॉ, लॉ के थ्रू चलता है। इंस्टिंक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो। सो टू देम देर इज नो एब्सोल्यूट गुड और इविल इन द वर्ल्ड, में ऐसा कुछ एब्सोल्यूट नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं। वैल्यू है लाइफ की, जो कि अकॉर्डिंग टू द टाइम और सोसाइटी चेंज होते रहती है। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, एपिस एपिस्टेमोलॉजी मतलब अगर हम इसमें ज्ञान, नॉलेज की बात करें, तो हम उसमें ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को समझते हैं, या हम उसको सेंसेस के थ्रू जो चीज़ें हम ले पाते हैं, ठीक है, वो है। या हम एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को जो देख रहे हैं या समझ रहे हैं, वो आएगा, ठीक है। या जर्नलाइजेशन, या जर्नलाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? एपिस्टेमोलॉजी में। नाउ कम टू द एक्सियोलॉजी। क्या है एक्सियोलॉजी? एक्सियोलॉजी कहता है ये भी कि जो है साइंस में ही वैल्यूज छुपी हुई हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली अकाउंट करते हैं नॉर्मेटिव एक्टिविटीज को फोकस करते थे, एंड मोस्टली जैसे पता है दे बिलीव इन द नेचर। तो वो कहते थे जो भी वैल्यूज होंगी वो अकॉर्डिंग टू नेचर आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका नेचर कैसा है आसपास का, उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। क्लियर? चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसमें करते हैं नेचुरलिज्म और एजुकेशन। नेचुरलिज्म में एजुकेशन को क्या महत्व दिया है? एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए अल्टीमेट रियलिटी पे, क्योंकि जो रियलिटी है और नेचर है, रियलिटी एंड नेचर ये क्या है? आइडेंटिकल है, आपस में आइडेंटिकल बिहेव करते हैं। सो दे हैव नो बिलीफ इन सुप्रामेंटल, रियलिटी पे कोई विश्वास नहीं है, जैसे हॉकिंग भी कहते हैं। हॉकिंग इज ऑल्सो नेचुरलिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि नेचुरलिज्म डिनाई करती है एग्जिस्टेंस जो कि बियॉन्ड नेचर हो या बिहाइंड नेचर हो। तो ये याद रखना, ये जो वर्ड्स हैं वो हॉकिंग्स ने कहा था कि देयर इज नथिंग बियॉन्ड या बिहाइंड नेचर, के पास जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिहाइंड नेचर या अदर देन नेचर, तो ये जो एडजेक्टिव्स यूज किए गए थे ये सब हॉकिंग्स ने हैं, अदर देन नेचर, ठीक है। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। सो एजुकेशन भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो मोस्टली यहाँ पे ध्यान रखना, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देम इज द इंडक्टिव मेथड, दिस सपोर्ट्स द इंडक्टिव मेथड। अगर मैं आपकी बताऊं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो आइडियलिज्म होता है, आइडियलिज्म सपोर्ट करता है डिडक्टिव जो है रीजनिंग को या डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग को। एंड जो रियलिज्म है, रियलिज्म दे बिलीव इन द इंडक्टिव काइंड ऑफ जो है टीचिंग लर्निंग पे। एंड यहाँ पे जो है नेचुरलिज्म इज ऑल्सो बिलीव इन द इंडक्टिव मेथड, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, याद रखिएगा, इट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व करके रखता है कि अ मैटिकुलस ऑब्जर्वेशन,
कि जो बच्चा सीख रहा है वो मैटिकुलसली ऑब्जर्व करके सीख रहा है, एग्जॉस्टिव कलेक्शन कर रहा है चीज़ों की। जैसे मान लीजिए उसे लीव्स सीखनी है तो उसने सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स को इकट्ठा किया, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, फिर उसको केयरफुली जो है केयरफुल क्लासीफाई करना सीखा। इससे आप ये देखिए उसने कितना अच्छा जो है लीफ चैप्टर, मैं लीफ इस पत्ती की बात कर रही हूँ, लीफ कि उसने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया, फिर उसका एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन जो है लिखा या उसके बारे में एकत्रित किया, समझ लो, फिर उसने इंटेलिजेंटली उसके ऊपर इंटरप्रेट किया, इंटरप्रिटेशन किया, एंड उसके बाद उसने उसको क्या किया, कॉशंट, मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक उसने उसमें जो भी जर्नलाइज किया कि डिफरेंट लीव्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, और क्यों ऐसे टेक्सचर्स हैं, कम पानी की वजह से ऐसा टेक्सचर है, कम धूप इनको चाहिए। तो इस तरीके से एवरीथिंग जो है एजुकेशन में दिया गया कि बच्चे खुद सीखेंगे, बिकॉज बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर नथिंग इज देयर इम्पॉसिबल। सो वी हैव टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स, उसके ऊपर हमें केयरफुली क्लासिफिकेशन करना, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन तैयार करना, ये सब ज़रूरी है। जो नेचुरलिस्ट होते हैं ना, दे बिलीव कि जो नॉलेज है वो हम थ्रू ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से जो है ग्रैप कर पाते हैं, इट मेक्स अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एक्यूमुलेट एंड जर्नलाइज, ये जो है बेसिक इसके एडजेक्टिव्स हैं जो पूछे जाते हैं। उसके बाद रॉस हैं जिन्होंने एजुकेशन में जो ये बोला कि एजुकेशन इज मेयरली द फॉस्टरिंग ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट एंड ट्रू एजुकेशन टेक्स प्लेस व्हेन द नेचर, पावर एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द चाइल्ड आर अलाउड टू मूव। रॉस कहते हैं कि बच्चा तभी अच्छे से सीखेगा, चाइल्ड का फुली डेवलपमेंट तभी होगा जब उसे फुली फ्रीली और मिनिमम गाइडेंस के साथ, मिनिमम गाइडेंस लेकिन डेवलपमेंट फ्रीली, ये फैसिलिटीज उसको मिलेगी तो वो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करेगा, बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिया है, ये हो गया एजुकेशन। अब मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल्स की। यस, टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स, ये थी एजुकेशन की एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, जिसमें रॉस एंड हॉकिंग्स ने आपको बताया। ठीक है, बाकी ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। यस, नाउ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यस प्लीज लिख सकते हैं, वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो इसमें क्या होती है, हारमनी होती है, हारमनी विद नेचर, नेचर के साथ जो है हारमनी होती है, नथिंग जो है शुड बी इम्पोज्ड आर्टिफिशियली ऑन हिम, मतलब ह्यूमन के ऊपर हम कुछ भी आर्टिफिशियली नहीं करते हैं, एवरीथिंग गवर्न बाय द नेचुरल लॉ। इवन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज स्लो होता है, लेकिन जो भी प्रोसेस है वो नेचुरली होना चाहिए। प्रोसेस होता है स्लोली, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड भी स्लोली होता है, लेकिन जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, ठीक है ना, तो वो बहुत ही फुली डेवलपमेंट कहलाता है और ओवरऑल डेवलपमेंट कहलाता है। समटाइम्स रिवोल्ट भी आता है अगेंस्ट द नेचुरल लॉज के ऊपर, जो कि हमारे नेचुरली डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो प्रोग्रेस स्लो है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, सेकेंड थिंग, फ्रीडम, बच्चे को फुल फ्रीडम देना है। मैन इज बॉर्न फ्री है, सो हमें लगता है जो है मनुष्य चेन में रह के कम सीख पाता है, तो भी हमें उसको चेन में या किसी स्कूल में पिंजरे में नहीं बांधना है। मैन इज बाउंड विद कल्चर एंड सोशल टैबू, से वो नेचुरली बंधा होता है, हमें उसको खुला छोड़ना है, हमें उसको किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल नहीं देना है। ठीक है, हमें उसको फुली जो है डेवलपमेंट की तरफ मूव कराना है। थर्ड हम कहते हैं मैकेनिकल बिहेवियर, बिहेवियर जो है ह्यूमन का वो मैकेनिकल हो गया, दर्द होता है तो रोता है इंसान, है ना, लेकिन हमें और चीज़ें भी सीखनी है, हमें रिस्पॉन्स करना सीखना है, फॉर द डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स सीखना है। फोर्थ आता है रियलिटी ऑफ मैटर, मैटर ही सब कुछ है, मैटर का जो नेचर है वो चेंजेबल है, और वो जो नेचर है वो कौन चलाता है, नेचर, जो भी लॉज हमारे नेचर के हैं उसके थ्रू वो चलता है। स्टेटस ऑफ अ मैन,
मैन जो है ना नॉट एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट इन हिज एक्टिविटीज में इंडिपेंडेंट नहीं है, और ना ही हम उसे किसी भी नेचुरल लॉ से वायलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो उसको हमें डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू द नेचर। एंड हमें उसको प्रिपेयर करना है फॉर द कंप्लीट लाइफ के लिए, प्रिपेयर ऑफ कंप्लीट लाइफ, फुल ऑन लाइफ के लिए उसका स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट इंश्योर करना है। राइट, इस तरीके से। तो ये हो गए प्रिंसिपल्स। नाउ वी आर मूविंग, मोस्टली अगर हम प्रिंसिपल्स में हैं तो हमें सेल्फ प्रिजर्व करके रखना है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। ठीक है, सेवेंथ हम ले सकते हैं, हमें जो है अपब्रिंगिंग जो है बच्चों की, अपब्रिंगिंग जो है वो स्लो है बट इफेक्टिव है, स्लो है लेकिन इफेक्टिव है। ठीक है, नाउ इसमें मेथड्स पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स हो गया है, एजुकेशन हमने पढ़ लिया है, तो छोटी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें किस तरह के मेथड्स को सपोर्ट किया गया है, नेचुरलिज्म में हमें किस तरह के, रूसो कहते हैं गिव योर स्कॉलर नो वर्बल लेसन्स, तो उन्होंने इसीलिए कहा मेथड्स में रूसो एडवाइस करते हैं हमें नो वर्बल लेसन्स, कोई वर्बल लेसन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड ही शुड बी टॉट बाय एक्सपीरियंस अलोन, उसको टॉट यानी कि हमें उसको सिखाना किस तरीके से है, सिर्फ एक्सपीरियंस से, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से। जो भी नॉलेज होगी वो अपने एक्सपीरियंस से उसको ले लेगा। उन्होंने क्या किया, दे डिनाई द चॉक एंड टॉक मेथड, रूसो ने चॉक एंड टॉक जो मेथड है उसको डिनाई कर दिया था। लेट द चाइल्ड डिस्कवर, मतलब बच्चे को डिस्कवरर बना दो, एक्सप्लोरर बना दो बच्चे को। ठीक है, एक्सप्लोरर बना दो। पेडोसेंट्रिज्म का की नोट दिया उन्होंने कि ये होना चाहिए, दो मेथड्स, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दिए। जब हमें कहा कि सिस्टमैटिक और सस्टेन्ड एफर्ट्स अगर हम डालेंगे इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज निकालने के लिए विदाउट विदाउट जो है कंसीडरिंग हिज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, तो वो एक पॉजिटिव मेथड ऑफ टीचिंग है। जबकि अगर रूसो की पॉजिटिव एजुकेशन क्या थी, वो एजुकेशन जिसमें माइंड को प्री मेच्योरली और हम इंस्ट्रक्ट करने लगते हैं, है ना, और नेगेटिव है जिसमें हम बच्चे को फ्रीली छोड़ देते हैं। समझ रहे हो, जो नेगेटिव है रूसो की और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हम बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते हैं हर चीज़, इसको ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, उसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी ड्यूटीज़ हो, चाहे उसको कहाँ से पढ़ना है, नॉलेज इंस्ट्रक्ट करना, उसकी ड्यूटीज़ इंस्ट्रक्ट करना। और नेगेटिव एजुकेशन में बच्चे को फ्रीली छोड़ दो, उसे खुद एक्सप्लोर करने दो और खुद सीखने दो। राइट, तो इसमें जो बेसिकली मेथड्स आए वो आए थे लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके देखो। फिर यहाँ पे आया था डायरेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सकर्जन मेथड, प्लेवे मेथड, है ना, लर्निंग थ्रू सेंसेस, नो वर्बल लेसन्स, नो वर्बल लेसन्स हैं। मॉन्टेंसरी जो स्कूल्स होते हैं दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन, या किंडरगार्टन जो स्कूल होते हैं वो इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, या डाल्टन प्लान होता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। डायरेक्ट मेथड मतलब चीज़ों को डायरेक्टली परसीव करना, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब करिकुलम कैसा होना चाहिए इसका, कि करिकुलम जो है डोंट एडवोकेट एनी फिक्स्ड करिकुलम, कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा, है ना, फिक्स्ड करिकुलम नहीं होगा, कीप ऑन चेंजिंग, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, है ना, बच्चों के ऊपर। एंड इट गिव्स प्लेस स्किल्स जो है हमें डेवलप्ड करनी है, यूजफुल एक्टिविटीज बच्चे को सिखानी है। एंड इट कंसीडर द लिटरेसी सब्जेक्ट्स होने चाहिए एज अ यूजलेस एंड गिव्स नो प्लेस इन द करिकुलम। जो लिटरेसी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो है बच्चे को क्या सिखाना है, हमें गेम्स, स्पोर्ट्स, बायोलॉजिकल, फिजिक्स, नेचुरल स्टडी जो है, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ये सिखानी है हमें बच्चे को। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी, करिकुलम कैसा होना चाहिए, शुड बी बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी।
एंड जो भी है वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं जो हमें सेल्फ प्रिजर्वेशन को मोटिवेट करता है। नो प्लेस फॉर मॉरल रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, वो एजुकेशन हमें बच्चे को नहीं देनी। दे बिलीव इन द स्टडी ऑफ साइंसेस जिसका कोई बेस होता है। एंड yes, they give importance to the mathematics and languages subjects also, psychology subjects हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने प्रेफरेंस दी है। टीचर को क्या करना है, टीचर के अकॉर्डिंग टू देम, अगर हम टीचर की बात करें, टीचर है जो सेट करती है, सेट द स्टेज, सप्लाई करती है मटेरियल को, मटेरियल सप्लाई करती है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, और ऐसी कंडीशंस क्रिएट करके देती है जो कि जिससे उनका नेचुरली डेवलपमेंट हो एट द बैकग्राउंड। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे प्यूपल हैं, प्यूपल कैसे होते हैं? यस, जो प्यूपिल हैं वो कैसे होते हैं? वो नेचुरल एनिमल होते हैं, उनको ऐसा कंसीडर किया जाता है कि दे आर द लिटिल लिटिल एनिमल्स। बच्चे जो हैं छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको नरिशमेंट और मेंटली नर्चर की ज़रूरत है ड्यूरिंग द इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में। सो वट एवर, मतलब हिज फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है इज टू बी हेल्दी, है ना, एंड एबल टू स्टैंड वियर एंड टीयर ऑफ लिविंग में उनको चाहिए। तो जो बच्चे छोटे होते हैं उनको अपने आप सीखने दीजिए। उनकी जो एजुकेशन होती है शुड बी बेस्ड अपॉन स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज पर उनकी बेस्ड होनी चाहिए। तो इट इज़ अ चाइल्ड हिमसेल्फ रादर देन जो एडुकेटर्स हैं, स्कूल्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, उसको खुद सीखने दीजिए, खुद एजुकेशन लेने दीजिए। जैसे हमने टीचर को कहा है, टीचर स्कूल के बिहाइंड द सीन होती है, मतलब चीज़ों के पीछे काम करती है। हिज ड्यूटी इज जस्ट टू ऑब्जर्व द चाइल्ड रादर देन कि उसको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आइडियाज जो है भर भर के दे। वो जस्ट पीछे खड़ी होके देखती रहती है कि बच्चों को ऑब्जर्व करती रहती है, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। ही हैज़ टू सेट द स्टेज, सप्लाई द लर्निंग मटीरियल, सप्लाई करना। टीचर इज नॉट अ पॉजिटिव बट अ नेगेटिव एजुकेटर्स है, जो जिसको वहाँ पे बच्चे को खुला छोड़ना है ताकि बच्चा अपने ही एक्सपीरियंस से सीखे। जिसमें लर्निंग मेथड्स मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जो है मेथड्स हम दे सकते हैं। इवन जो नेचुरलिस्ट होते हैं, दे टॉक्स अबाउट द आर्ट ऑफ डिले ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। दैट मीन्स कि टाइम लगता है, कि वो ये कहते हैं जो एजुकेशन है ना वो कोई हेस्ट एंड हरी का प्रोसेस नहीं है। यहाँ आर्ट ऑफ डिले है। बच्चा देरी से सीखता है लेकिन इफेक्टिव सीखता है। They ignore and contradict the natural rhymes of development. डिले ही हेल्प करता है उनको खुद ही राइम्स डिस्कवर करने में, उनको खुद अपॉर्चुनिटी देता है कि वो खुद राइटिंग मतलब कि लिख सकें। ठीक है। बाकी डिसिप्लिन हमने जैसा बताया फ्री डिसिप्लिन होता है अकॉर्डिंग टू देम। पनिशमेंट जो है वो नेचर ही उनको पनिशमेंट देता है। इफ चाइल्ड ब्रेक्स द विंडो पेन ऑफ हिज रूम एंड ही शुड नॉट बी पनिश्ड फिजिकली, ठीक है, डिड इमेजिन दैट, तो अलाउ द चाइल्ड टू सफर द कोल्ड, है ना, अलाउ। जैसे उसने अपनी विंडो पेन तोड़ दी है, उसको डांटना, पनिशमेंट देना कोई वो नहीं है। अब उसमें से तेज हवाएं आएंगी, बारिश का पानी आएगा, उन बच्चे को उसी के कॉन्सिक्वेंसेस से सीखने दीजिए कि आपने गलत किया है। जैसे इसमें एक प्रोवर्ब बहुत जो है फेमस है, अ बॉन्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर। अ बॉन्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर, ये प्रोवर्ब है। ठीक है, जिसमें नेचुरल पनिशमेंट को इलस्ट्रेट किया हुआ है। द स्पिरिट जो है बिहाइंड फ्री डिसिप्लिन के पीछे जो स्पिरिट छिपी गई है, वो स्पिरिट छिपी गई है ट्रायल एंड एरर की। ठीक है, ये भी बोला गया है कि बच्चा अगर मान लीजिए एक पेड़ है, बच्चा उस पे पेड़ पे फल तोड़ने के लिए जो है चढ़ा है और वो गिर गया है, ठीक है, उससे फल नहीं टूटा है और वो गिर गया है, उसी से वो सीखेगा कि सेकेंडली वो कैसे चढ़े जिससे जल्दी से फ्रूट उसके हाथ में आ जाए। तो पनिशमेंट या उसको नेचुरल पनिशमेंट देना हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है ट्रायल एंड एरर मेथड को हिट करना ताकि बच्चे चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ जाएं। सो दैट्स इट फॉर द नेचुरलिज्म, आई होप दैट इज क्लियर फॉर यू। सो नेक्स्ट जो है वो टॉपिक लेते हैं हम प्रेगमेटिज्म। सो फर्स्ट हम अपना ब्लैक बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, देन विल टेक अ प्रेगमेटिज्म।
गाइस मैंने एक एक चीज आपसे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए ताकि एट द मोमेंट कोई चीज ऐसी ना हो जो आपकी छूट जाए, ठीक है ना। मेरी कोशिश यही है कि आप एक एक चीज जो है यहाँ पे जो डिस्कस की गई है वो इस तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे भी आए आप उन्हें क्रैक कर पाए, है ना। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट। यस, सो प्रेगमेटिज्म, जैसे कि हमने बार बार प्रेगमेटिज्म के बारे में एक ही चीज जो है वो सीखी है, वो है प्रैक्टिस। चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, लर्निंग नॉलेज को प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगी और नेचुरली आपके जो है दिमाग में फिट हो जाएगी। तो यही बार बार जो है प्रेगमेटिज्म के बारे में बोला जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका अच्छा है, पी से प्रेगमेटिज्म। अगर मैं ओरली आपसे कुछ डिस्कस करूं, दैट इज द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरलिज्म के ही मैं जस्ट एक बोलूंगी कि ये कहते थे कि अगर हमने फ्रीडम दिया, देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम जो है बच्चे को क्या कर सकता है, उसके आर्बिट्रेरी जो बिहेवियर होते हैं ना उनको लॉन्ग रन के लिए चलाता है। सो इन सच केस में चाइल्ड विल नॉट कंसीडर अदर्स एट ऑल एंड विल डिसाइड आर्बिट्रेरली। मतलब उसको सिखाने वाला, सही गलत बताने वाला अगर कोई होगा नहीं तो हाउ विल they take it as a positive or negative. So it ignores the development of society altogether. उन्होंने नेचर ने सोसाइटी के डेवलपमेंट को इग्नोर किया। इट मेक्स अ चाइल्ड ओनली मशीन, उसने सिर्फ एक मशीन समझा उसको, है ना। एंड इट गिव्स वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस टू द टीचर्स ऑल्सो, जबकि दिस एटीट्यूड जो होगा इज नॉट कंसिडर्ड हेल्दी। नहीं कि हमने टीचर को बिल्कुल ही पीछे रख दिया है, एज अ स्टेज सेटर की तरह हमने उसको पीछे रख दिया, मतलब जिसको बोलने तक का भी हक नहीं है कि बच्चा गलत कर रहा है या सही कर रहा है ना। इवन उन्होंने प्रीवियस जनरेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी नकार दिया है। सो चाइल्ड जस्ट रिपीट ऑल दोज मिस्टेक्स, वो बार बार करता रहेगा। अगर हम उसको जो है जो प्रीडिसेसर्स ने मिस्टेक्स की हैं वही बच्चा भी दोहराता रहेगा जब तक उसे कोई बताने वाला नहीं होगा। तो ये पॉइंट रखे गए थे कि आपने कह तो दिया कि बच्चों को खुला छोड़ दीजिए, बच्चे जो करना चाहता है करने दीजिए, बट इट डजेंट जो है मेक सेंस कि जो हमारे प्रीडिसेसर्स ने गलतियां की बच्चा भी तो वही गलतियां वापस से करेगा। ठीक है, तो हमें उसे बताने की जरूरत है। अब आपने स्पिरिचुअलिज्म को अब आपने स्पिरिचुअलिज्म को भी निग्लेक्ट कर दिया है ना। और सारा जो फोकस है वो सिर्फ नेचर के ऊपर डाल दिया कि नेचर ही डेवलप करेगा, नेचर ही सब बनाएगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अनडाइजेस्टेबल थिंग है। चलिए आ जाइए। ठीक है, क्रिटिसिज्म हो गया, नाउ प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म में एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मोस्टली ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ प्रेगमेटिज्म, जैसे जो है इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो हैं चार्ल्स सैंडर्स, पियर्स, विलियम जेम्स। Yes, guys, I have want to announce or just give information. You एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज दी JRF माइलस्टोन एजुकेशन। दिस इज माय ऐप। यहाँ पर जाकर आप फुल फ्लेज
जो है एक क्वेश्चन पेपर यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी 3 लेवल में अवेलेबल है। फर्स्ट जो है वो 30 क्वेश्चंस का होगा, 1 सेट, मतलब एक पेपर का जो होगा। सेकंड पेपर, 3 पेपर है इसमें, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। तो लेवल हायर है, मतलब पहले 30 क्वेश्चंस आपको सिंपल यानी कि इजी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद थोड़ा मीडियम लेवल पे आके आपको 50 क्वेश्चंस क्रैक करने हैं, एंड थर्ड पे आपको फुल फ्लेज 100 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। दैट इज दी, यहाँ पर आपको तीनों लेवल मिलेंगे, इजी टू डिफिकल्ट, ठीक है, जिसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ये सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। और अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर, कहते हैं ना रियल एक्सपीरियंस, अगर आप लेना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर का कि हाउ टू क्रैक, इसमें आपको सारे वही पैटर्न मिलेगा, वही एग्जाम पैटर्न मिलेगा जैसे कि एक रियल एग्जाम में होता है। वही आपको इंस्ट्रक्शंस, वही टाइम गैप होगा, वही टाइम के बाद वो पूरा पेपर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, तो और आपको प्लस सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फुल फ्लेज जो है एक रियल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो इट इज़ जस्ट एट 100 रुपीज़ है। तो इसको सिर्फ आपको 100 रुपीज़ पे करना है, और आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं और फुल फ्लेज रियल एक्सपीरियंस जो है आप ले सकते हो। तो जल्दी जाइए और इसको क्रैक कीजिए। अगर मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं ज़रूर इसका एक सेकेंड कोर्स भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चंस को क्रैक कीजिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मैं ये भी बता देती हूँ, दीज क्वेश्चंस आर सेट बाय, जो सेट के पेपर्स आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, या वो गुजरात सेट है, उसमें से क्वेश्चंस जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस, उसमें से जो भी है सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इसमें से लिए हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इवन एटलीस्ट वंस यू हैव ट्राइड, आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या करना है, ऐप है मेरी JRF माइलस्टोन एजुकेशन, उसको डाउनलोड करना है। वहाँ जाके आप ये जो है कोर्स पेपर का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आ जाइए बैक टू द चैप्टर। एक्सपोनेंट्स कौन है इसके, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं, विलियम जेम्स हैं, एंड जॉन डीवी हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने 1878 में पियर्स ने कहा, कि इन्होंने एक मैक्सिम बोला, कंसीडर द प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर कॉन्सेप्शन, कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों का अपने कॉन्सेप्शन पे इफेक्ट को नोटिस करिए। तो ये उन्होंने एक मैक्सिम बोला। साथ ही साथ अगर हम चीफ एक्सपोनेंट्स की बात करें, जो जिसपे प्रेगमेटिज्म के फादर की बात करें, तो वो है चार्ल्स सैंडर्स, फादर, ठीक है। एंड ही वाज द अमेरिकन साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, ये हैं, और इनको फादर बोला गया था, फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म का। और साथ ही साथ अगर हम ये बोलें कि प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन, मतलब फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वो है जॉन डीवी। तो याद रखिएगा, फादर जो है ऑफ प्रेगमेटिज्म ओनली, दैट इज दिस चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। और अगर हम कहें प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन की बात, तो वो है जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी के बारे में तो जानते हैं, इज अ फाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल मूवमेंट के फाउंडर हैं, पाइनरिंग इफेक्ट, पाइनर जो थे वो फंक्शनल साइकोलॉजी के थे, लीडर भी रहे हैं प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन एजुकेशन के, जो यूएस में चला था। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, इनमें से छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए बता दी गई हैं। साथ ही जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, हम पढ़ रहे हैं प्रेगमेटिज्म। सो प्रेगमेटिज्म, जैसा कि जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्रेगमा, जिसका मतलब होता है एक्शन, और जिसका मतलब प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल चीज़ों को करके देखना। एंड चार्ल्स पियर्स ने ये वर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया था। इसमें एक और चीज़ आती है कि जब अपने कभी लॉजिकल, जब हमने चीज़ें पढ़ी थी, लॉजिकल टॉपिक पढ़ा था, लॉजिकल एनालिसिस या लॉजिकल जो रसल ने दिया है, या उसमें जो रसल ने दिया हुआ है, लॉजिकल एटॉमिज्म है या लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं, जो एयर ने दिए हैं, ये इस कॉन्सेप्ट में ना काफ़ी बारी जो है मेटाफिजिकली डिस्प्यूट चला था उस टाइम पे, कि इसमें जो है मेथड ऑफ, तो उन्होंने प्राइमरली ये बताया कि प्रेगमेटिज्म ही है जो आपके इस मेटाफिजिकल डिस्प्यूट को क्या करेगा, जो कि अनएंडिंग डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व किया था प्रेगमेटिज्म ने।
ठीक है, इतना जानना बहुत जरूरी है, इसके अंदर डीप नहीं जाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि जो डिस्प्यूट था मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का या मेटाफिजिकल का, उसको जो सॉल्व किया गया था वो यहाँ पे प्रेगमेटिज्म ने किया था। कि उन्होंने कहा जो भी कॉन्सेप्ट है इट शुड बी टेस्टेबल, एंड ये हमेशा आपको एक फेवरेबल जो है अगर आप टेस्ट करके देखेंगे चीज़ों को तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, एक फेवरेबल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगा। तो इसी को प्रेगमेटिज्म को और भी कई नाम से जो है जाना गया, जैसे कि प्रैक्टिकल फिलॉसफी या यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, या इसको एक और बोला गया था फिलॉसफी ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। तो ये सारे नाम प्रेगमेटिज्म के हैं। और जॉन डीवी ने कहा कि वैल्यूज आर अनस्टेबल एज अ फॉर्म्स ऑफ क्लाउड। डीवी ने कहा, क्या कहा डीवी ने? डीवी ने कहा कि वैल्यूज आर अनस्टेबल, वैल्यूज जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स को देखा है ना, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, बस वैसे ही है, दे कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही जो वैल्यूज होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी प्रोसेस में रहती हैं मेकिंग के, आइडियल रिमोटली ये चलती रहती हैं। और मैन जो है वो नेचुरली इन्हीं चीज़ों को बनाने में बिगाड़ने में नेचुरली इन्वॉल्व रहता है। अगर हम इसके फॉर्म्स की बात करें, यानी कि इसके टाइप्स की, सॉरी, फॉर्म्स ऑफ प्रेगमेटिज्म, अगर हम इसके फॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहला आता है ह्यूमनिस्टिक प्रेगमेटिज्म, जहां पर हम कहते हैं कि वॉट एवर फुलफिल, वो चीज़ें जो हमारे पर्पस को सेटिस्फाई करती है, हमारी डिज़ायर को सेटिस्फाई करती है, हमारी लाइफ को सच बनाती है, वही सच है, यानी कि वही ट्रू है। वॉट एवर का नाम दिया है ह्यूमनिस्टिक प्रेगमेटिज्म में, उन्होंने कहा कि वॉट एवर फुलफिल्स आवर डिज़ायर, दैट फुलफिल्स आवर लाइफ को डेवलप करती है, ओनली दैट थिंग इज ट्रू। सेकेंडली उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंटल प्रेगमेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल प्रेगमेटिज्म में कहा वॉट एवर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, जो हम वॉट एवर, फिर से इन्होंने बोला कि वॉट एवर हम एक्सपेरिमेंटली सॉल्व कर सकते हैं वही ट्रू है। ह्यूमन के बारे में जैसे आपको बताया यहाँ पे कि फर्स्ट वाले में है कि वट एवर फुलफिल्स ह्यूमन डिजायर, वो जो ह्यूमन डिजायर को फुलफिल करे वही सच है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो वही सच है। थर्ड बायोलॉजिकल, थर्ड थर्ड आता है बायोलॉजिकल प्रेगमेटिज्म। अब उसमें कहते हैं कि दे बिलीव कि जो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फंक्शन करेगा, जो ह्यूमन और ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट करेगा वही सच है। सो बायोलॉजिकली ह्यूमन जैसा भी है, जिसको जैसे एक्सेप्ट करेगा वही आएगा। सो ये हो गए इसके फॉर्म्स। जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं इसके प्रिंसिपल्स। क्या प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला है नो अल्टीमेट वैल्यूज, नो फिक्स्ड वैल्यूज, कुछ भी आप कह सकते हो, नो अल्टीमेट वैल्यूज, सॉरी, ठीक है ना, नो अल्टीमेट वैल्यूज। फिर हम इसमें एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस्ड करते हैं यहाँ पे, है ना। फिर हम इसमें हम इसमें प्रैक्टिकल फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं। फिर हमें इसमें जो है ह्यूमन के डेवलपमेंट पे सोचते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है।
अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। फिर हम डेमोक्रेसी पे फोकस करते हैं, देयर शुड बी अ डेमोक्रेसी एंड देयर शुड बी जो है ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनके एब्सोल्यूटिज्म के लिए अगेंस्ट है। मतलब अगर आप रिवोल्ट करते हो, रिवोल्ट कर रहे हैं, तो हम किसी एब्सोल्यूटिज्म की जो चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं, क्यों है ऐसी की ऐसी, उसको चेंजिंग नेचर होना चाहिए। फिर हम फोकस करते हैं देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, है ना। फिर हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पावर, कि हम चाहते हैं जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बीइंग की इम्पोर्टेंस रहे। फिर हम चाहते हैं फेथ, फेथ रहे इन दी फ्लेक्सिबिलिटी, फेथ इन दी फ्लेक्सिबिलिटी। एंड इस चीज पे विश्वास रखना कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, स्टिल इन मेकिंग, स्टिल इन मेकिंग, कि वो अभी भी बन रही है। प्लस उसमें हमें एक्टिविटी पे फोकस्ड रहना चाहिए, कि जो भी हम पढ़ाई कराएं बच्चों को, जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट हम सिखाएं बच्चों को, दैट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। फिर इसमें जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं मेटाफिजिक्स की, है ना। फॉर्म्स कर लिए हमने, इसके प्रिंसिपल्स कर लिए। राइट, सो नाउ वी आर टेकिंग इट एज अ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है। तो मेटाफिजिक्स हम रियलिटी की बात करते हैं, तो ये कहते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होना चाहिए ह्यूमन लाइफ का, यही सच है। प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स होना चाहिए, कि हमें चीजों का क्रिएशन कहाँ से हुआ है। ये सच बात है कि प्रेगमेटिज्म बिलीव करता है प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन प्लेस ऑफ थिंकिंग about creation of this universe, because they don't get into explaining the objects and actions को explain करने पे उनका trust नहीं था। they don't believe in any other universe other than the perceptible universe। वो कहते हैं कि इसके beyond जो है, जहां हम देख रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, उसके beyond कुछ नहीं है। so there is no way to determine all the useless things। ठीक है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिस चीज को, इसीलिए तो वो गॉड को भी नहीं मानते थे। दे डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बिकॉज वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, वी कैन प्रैक्टिस दिस। ठीक है ना। तो उनकी सच्चाई वही थी, उनका जो विश्वास, उनकी रियलिटी वही थी जिस रियलिटी में वो रह रही है, जिस रियलिटी को वो एक्सपीरियंस कर पा रही हैं। फिर उसके बाद आता है नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी टॉक्स अबाउट नॉलेज बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट द डुअलिज्म, है ना, कि ना ऐसे डुअलिज्म कॉन्सेप्ट पे वो विश्वास नहीं करते थे। तो मैन इज बोथ इन द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन में भी है एंड द वर्ल्ड ऑफ हिज परसेप्शन, कि जिस परसेप्शन में वो रह रहा है और उसका वो खुद का परसेप्शन। सो ऑल दैट कैन बी नोन इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस, कि सब कुछ जो बेस्ड है, जो नॉलेज बेस्ड है, वो एक्सपीरियंस पे, वैलिडिटी पे बेस्ड है। अगर वो चीज़ हम सेंसरी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो वही ट्रूथ है। ठीक है जी। वैल्यूज के बारे में, जैसे एक्सियोलॉजी के बारे में यही बात है, क्योंकि टॉक्स अबाउट द वैल्यूज, वैल्यूज का जो नेचर है वो चेंजेबल नेचर है। दे कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। और जहां तक हमने एपिस्टेमोलॉजी को एजुकेशन में लगा के देखा था, कि प्रेगमेटिज्म और जो है एजुकेशन का क्या है, तो सबसे पहले हम कहेंगे जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वो एजुकेशन को ट्रमेंडसली इफेक्ट करता है। तो हम प्रेजेंट वर्ल्ड लिखेंगे सबसे पहले, कि प्रेजेंट वर्ल्ड ही है जो हमारी एजुकेशन को अफेक्ट करेगा। प्लस जो प्रैक्टिकल फिलॉसफी हमें बच्चों को एजुकेशन में देनी है ना। उसके बाद हमें जो है, हमें लर्निंग को पर्पसफुल बनाना है। हमें स्कूल को वर्कशॉप से, लेबोरेटरीज से भर देना है, क्योंकि वो आपको जो है एक्सपेरिमेंट्स, जो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने का जो है वो देगा। हमें बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है ना। हमें क्रिएट करनी है वैल्यूज जो बच्चा खुद की एक्टिविटीज से करके सीखे। एजुकेशन इज नॉट द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। ये याद रखना कि जो डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी है, ये आइडलिस्ट बिलीव करते हैं कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। प्रेगमेटिज्म जो है वो नहीं करता है, तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी प्रेगमेटिज्म इज बेस्ड ऑन दी साइकोलॉजी ऑल्सो।
साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनकी साइकोलॉजी बच्चों में समझना, डेमोक्रेसी क्रिएट करना, ये सारी बातें एजुकेशन के थ्रू हमें बच्चों को सिखानी है। हमें बच्चों को प्रिपरेशन फॉर लाइफ, बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, बच्चों को सोशली एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, चिल्ड्रन शुड नॉट बी आस्क्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड गोल्स। ऐसा नहीं जो सालों साल जो गोल्स एंड एम्स जो है चलते हुए आ रहे हैं उनके थ्रू में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, नो। तो उन्होंने प्री डिटरमाइंड गोल्स को निग्लेक्ट कर दिया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ सोशल एंड बाइपोलर प्रोसेस है। ठीक है, बाइपोलर प्रोसेस है। एजुकेशन को हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे को देना है। जैसे भी हो, हमें टेंटेटिव एंड प्रोबेबिलिस्टिक या सब्जेक्ट्स को ऐसे डालने हैं जो बच्चों को आगे लाइफ में हेल्प करे। बाकी इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मेथड था, है ना। इनका जो मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा था प्रोजेक्ट मेथड का। प्लस ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कीप ऑन चेंजिंग पे बिलीव करता है। ये प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव फिलॉसफी है। तो इस तरीके से आएगा। करिकुलम में वही एम्स रखेंगे जो हमारा प्रॉपर बेसिक, जो हमें प्रैक्टिकल यूटिलिटी देगा, जो बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाएगा, जिसमें हम वही सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे जिसमें हम करके देखना पसंद करेंगे, मतलब जिसमें साइंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम करके देखेंगे। सो पीपल शुड नॉट बी टॉट डेड फैक्ट्स या थ्योरीज। हमें बच्चे को कोई डेड फैक्ट्स नहीं देना है। These may not help them to solve the problems of life. वो कोई भी बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। They should be learn only those skills that are useful for practical life. So with this end of the view, अगर हम इस व्यू के चाल चलते हैं तो हमें बच्चे में रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, नेचर स्टडी, हैंडवर्क, ड्राइंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स को डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर हम कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें नहीं करना चाहिए प्रेगमेटिज्म में, क्योंकि ये किसी भी तरह का आपको प्रैक्टिकल वैल्यूज या प्रैक्टिकल चीज़ें डेवलप करने में हेल्प नहीं करता है। इनके अकॉर्डिंगली जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं ना स्कूल्स में, वो भी इनको भी इग्नोर करते थे। डोंट बिलीव इन द यूनिटी ऑफ ऑल नॉलेज एंड स्किल्स पे कोई बिलीव नहीं था। तो आई होप ये चीज़ें ना काफ़ी बारी हम लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे सिर्फ ओरली डिस्कस कर रही हूँ। सो मेथड्स भी वही है, प्रैक्टिकल मेथड है या एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, यूटिलिटी मेथड है। सो यही है, डायलेक्टिक मेथड है कि डिस्कशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग से कॉन्फिडेंस आता है। बच्चे पर्पस से जो है, बच्चे जो है चीज़ों को सीखते हैं। यस गाइस, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। अगर आप इसका पीडीएफ्स चाहते हैं, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ ऑल द कंटेंट, तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। द ऐप नेम इज जेआरएफ माइलस्टोन, जेरेफ माइलस्टोन एजुकेशन। तो मेरी ऐप को डाउनलोड कर लेना। सून आई विल प्रोवाइड द नंबर ऑल्सो जहाँ पर आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अभी आप जेरेफ माइलस्टोन जो एजुकेशन है उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये सारे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। प्लस लाइव क्लासेस इन फ्यूचर जो होने वाली हैं वो भी आपको फ्री एक्सेस में मिलेंगी। एंड लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस द डिसिप्लिन। प्रिंसिपल्स हो गया है, एजुकेशन हो गए हैं, करिकुलम हो गया है, टीचिंग मेथड जिसमें हम कहते हैं ना कि लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसमें बच्चा खुद से करे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डेवलप करे, है ना। ये सब चीज़ें उसमें हमें डालनी है। हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है, जैसे यस, यहाँ पर एक जो पर्सन है किर्क पैट्रिक, कि इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था एंड प्रोजेक्ट मेथड को होल हार्टेडली प्रेगमेटिज्म ने सपोर्ट किया था, जिसमें प्रोजेक्ट मेथड में उन्होंने जो है
प्रोजेक्ट मेथड में उन्होंने 4 चीज़ों को फोकस किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्टेजेस बताई थी। तो सबसे पहले जो उन्होंने स्टेज बताई थी वो थी प्रपोजिंग, फिर थी प्लानिंग, उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूटिंग, एंड देन उसके बाद इवेलुएटिंग। तो स्टूडेंट्स जो हैं इन्हीं जैसे प्रोजेक्ट्स जो बनाते हैं, मे बी वर्क आउट बाय इंडिविजुअल, वो खुद बनाता है तो वो पर्पसली सारी चीज़ों को करता है। फिर लेबोरेटरी वर्क को एक्सपीरियंस करना, एजुकेशन टूवर्स पे जाना, एक्सकर्शंस करना, चीज़ों को प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखना, ये सब आता है। टीचर एज अ गाइड होती है, एज अ डायरेक्टर होती है। ही स्ट्रेस द बोट बट द एनर्जी दैट प्रोपेल्स इट मस्ट कम फ्रॉम द हु आर लर्निंग। जो एनर्जी उसमें आती है वो बच्चे लेके आते हैं, लेकिन जो टीचर है हम उसको एज अ अरेंजर ऑफ एक्सपीरियंस समझते हैं कि वो टीचर अरेंज करती है कि बच्चे को हमें कौन सा एक्सपीरियंस देना है, बच्चे को कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को देना है, वो अरेंज करती है। बाकी सब बच्चे खुद अपने आप करके देखते हैं चीज़ों को, इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं, उसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, है ना। टीचर कोई डिक्टेटर नहीं है, ठीक है, बट ओनली अ लीडर ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। सिर्फ एक क्या होती है, लीडर होती है ऑफ ग्रुप एक्टिविटी की, एक लीडर होती है। ये किसी भी तरह की डिक्टेटर नहीं होती है। डिक्टेटर मतलब वन साइडेड होना, है ना। यहाँ पे डिसिप्लिन जो होता है वो फ्री होता है, कॉर्पोरेटिव होता है, कंसिडरेशन होता है, इसमें चीज़ों को देख के समझा जाता है। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी हैव डन 2 टॉपिक्स टुडे, नेचुरलिज्म एंड प्रेगमेटिज्म। सो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ जिसका नाम है क्रैक एडू नेट। सो मैं आपको यहाँ मिलूंगी। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।